हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के मॉड्यूल नंबर 2 जिसमें हमारा मॉड्यूल नंबर 8 जिसमें हमारा चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इस पीडीएफ फाइल में हमारी 259 क्वेश्चन है टोटल। और 259 में से हमने 8 के 8 मॉड्यूल को करना है। ये मॉड्यूल नंबर 8 है हमारा, जिसमें चैप्टर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या होता है बच्चों? देखो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो होता है उसको मैं आपको दो तरीकों से समझाना चाहूंगा। एक तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक मतलब एक तो जैसे हम आमतौर पर अपने घरों में यूज कर सकते हैं, या हमारी जो नॉर्मल अप्लायंसेज है वहां पे यूज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, इंडस्ट्री में जो हमारी एमएनसीज हैं वहां पे भी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों वर्ड का मतलब समझना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल और जनरली एक एग्जांपल बता के समझाऊंगा पहले कि एस्टिमेशन क्या होता है और कॉस्टिंग क्या होती है। सपोज करो बच्चों, आप लोगों को अपने घर के लिए मार्केट से कुछ सामान खरीद के लेके आना है। पहला एग्जांपल तो मैं आपको ये बता रहा हूं। तो उसमें आपको सामान क्या क्या लेके आना है वो आप पहले लिस्ट बना लेते हो। कि जैसे आपको टेबल फैन लेके आने हैं 5, ठीक है, ट्यूबलाइट लेके आनी है 10, बच्चों के लिए पेंसिल लेके आनी है 1 डजन, नोटबुक लेके आनी है, या घर का कुछ भी सामान लेके आना है। तो आप एक लिस्ट बना के रखोगे और उस लिस्ट में आप एक एस्टिमेट बनाओगे। यू आर द एस्टिमेटर, उस टाइम पे आप एस्टिमेटर हो। आप उसमें क्या एस्टिमेट बनाओगे कि जैसे एक टेबल फैन 700 रुपए का है, 5 कितने के होंगे, 3500। उसके बाद एक नोटबुक बच्चे की 20 रुपए की आती है, 12 नोटबुक लेके आनी है, 240। कहने का मतलब ऐसे आप आइटम जोड़ के उसका टोटल एस्टिमेट बना लोगे। फिर आप उसको मार्केट में खरीदने के लिए लेके जाओगे लिस्ट को। हो सकता है कि उसकी कॉस्टिंग कुछ अलग हो। एस्टिमेट क्यों बनाया जाता है? एस्टिमेट बनाने से हमें यह पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग हमारा कितना खर्च हो सकता है मार्केट से सामान खरीदने में। या मैं इंडस्ट्री की बात करूं या मैं सिविल ट्रेड की बात करूं, हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हमें कोई ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, या कोई आर्किटेक्ट का कोई वर्क है, ठीक है। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कोई पार्ट्स बनाना है, तो उसका एस्टिमेशन, हर एक चीज का एस्टिमेशन पहले जरूरी है। ऐसे ही मैकेनिकल इंडस्ट्री है, सपोज करो आपको गाड़ी बनानी है, ठीक है, तो उस गाड़ी में जितने भी पुर्जे हैं, एक एक पुर्जे का पूरा शुरू से ही एस्टिमेट करते हैं कि ये पुर्जा इतने रुपए का हो सकता है, ये इतने का हो सकता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी, यहाँ तक हमारे घर में यदि हमें सामान खरीदना है तो हम पहले उस चीज का एस्टिमेट बना के चलते हैं कि हमारा ये सामान इतने रुपए तक का आ सकता है। उसके बाद जब उसको हम एक्चुअल में खरीदने के लिए जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलती है। सपोज करो आप मार्केट जाने से पहले आपने घर पे लिस्ट बनाई, वो आपकी लिस्ट समथिंग 10,000 की बनी, 10,000 रुपए की आपकी बना एस्टिमेशन। आप लेकिन जैसे ही मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आपको पता चला कि आपके खर्च हुए 10,500 रुपये। लेकिन कम से कम आप पहले घर से 10,000 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो लेके चले होंगे। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अच्छा बच्चों, अब मैं आता हूं इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कि जो टेक्निकल जो टर्म्स है हमारे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, वो क्या है। सपोज करो कोई भी कंपनी, वो कंपनी आपकी सिविल की भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिकल की भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बना भी सकती है, मैकेनिकल की भी हो सकती है, प्रोडक्शन की भी हो सकती है, ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग की हो सकती है, सर्विसिंग की हो सकती है। तो मतलब हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेट और कॉस्टिंग जो है, दोनों के दोनों फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे कोई कंपनी सपोज करो ये मार्कर ही बनाना चाहती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, प्रोडक्शन करना चाह रही है, तो सबसे पहले वो एक एक पार्ट का एस्टिमेट लगाएगी कि ये पार्ट हमें 1 रुपए में एक पार्ट पड़ेगा, ये पार्ट 2 रुपए में। वो पार्ट का मतलब जैसे नाम देते चले जाएंगे, एस्टिमेट बना दिया। एस्टिमेशन वर्क हमेशा इंजीनियर ही कर सकते हैं, या उनको हम एस्टिमेटर कहते हैं। मतलब एक इंजीनियर जिसको बिल्कुल सब कुछ पता है, उसको हर एक टेक्निकल टर्म्स का पता है, उसको मार्केट के अप डाउन का पता है, उसको उस प्रोजेक्ट की थ्रू आउट 100% नॉलेज है, तो वो एस्टिमेट बना सकते हैं। उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जितना हमने एस्टिमेट बनाया है इतना हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं अपना, उसके बाद वो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं या उस पार्ट को बनाते हैं। बनाने के बाद फिर एक्चुअल वैल्यू जो बाद में निकल के आती है कि हमने ये एस्टिमेट बनाया था लेकिन रियल में ये है, तो जो रियल में जो वैल्यू आती है वो होती है कॉस्टिंग। तो जो एस्टिमेशन है वो होता है इंजीनियरिंग वर्क, और कॉस्टिंग जो होता है ये होता है अकाउंट वर्क। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। और एस्टिमेट बनाने से पहले जो एक इंजीनियर होता है वो एक रेफरेंस लेके चलता है। वो करंट ईयर के रॉ मटेरियल का रेट प्राइस लिस्ट लेके चलता है। मतलब सारी चीजें, सारे फैक्टर कंसीडर करते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए ही एस्टिमेट बनाते हैं, क्योंकि एस्टिमेट के लिए करंट शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल टर्म्स के टच में होना चाहिए। मतलब एक परफेक्ट इंजीनियर ही जो है एस्टिमेट बना सकता है इंडस्ट्री के अंदर। उसके पास एक हैंड बुक होगी, हैंड बुक में पूरी टेक्निकल टर्म्स होगी। अगर आप ये मटेरियल यूज करते हैं तो इसमें आपको इसको कटिंग करने के लिए इस टूल की जरूरत पड़ेगी, वेल्डिंग करनी है तो इस वेल्डिंग टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, सोल्डरिंग करनी है तो आपको ये वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो वहीं से उसको वो पूरी उस मेथड में कितना खर्च आएगा, उसके लिए लेबर वर्क कितना होगा, उसके लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने होंगे, रॉ मटेरियल कितने में खरीदा जाएगा, उसको बेचने के लिए जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग जो हेड होंगे, उनको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में, ले जाने में, मटेरियल में कितना खर्चा आएगा, उसकी सेफ्टी के लिए, पैकेजिंग के लिए। तो कहने का मतलब वो पहले सारा एक एस्टिमेट बना के रखेंगे, तभी उस प्रोडक्ट को या तभी उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें उसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि उस पर कितना पैसा खर्च होगा, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए वहां पे, और उसके बाद मतलब कितने प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो मतलब लास्ट तक बिल्कुल एकदम फोरकास्टिंग करके रखते हैं कि इतना मटेरियल लेने से इतना खर्चा आएगा और इतनी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। वो सारा एस्टिमेशन के अंदर आता है। उसके बाद जब एक्चुअल में जब कीमत निकल के आती है कि इस एक जॉब को या एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में इतना खर्च हुआ, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। जरूरी बात नहीं है कि एस्टिमेट और कॉस्टिंग दोनों बराबर हो, एस्टिमेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कॉस्टिंग से, लेकिन एक अंदाजा होता है कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का पता होता है। ठीक है बच्चों, तो यही आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और इसको हम आगे करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास 221 से लेके 259 तक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 221, 221वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल। मैंने आपको बताया था एक इंजीनियर है, उसके पास एक रेफरेंस टेबल भी होगी, उसके पास मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो मटेरियल चूज करेगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो वहां पे चेंज भी कर सकता है मटेरियल को। मतलब उसको ये लगता है कि हम एक बाइक बना रहे हैं, उस बाइक में अगर मैं इस मटेरियल की या इस धातु का ये पदार्थ यूज करूंगा तो मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, या इसकी जगह पे अगर मैं और कोई सा जो है मटेरियल यूज करता हूं तो उसके लिए मेरे को इतना खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ एस्टिमेशन में आता है। तो इसका मतलब जो रेफरेंस टेबल है उसको हम इंफॉर्मेशन टेबल भी कह सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 222, विच हैंडबुक रेफर्ड बाय मशीन इंजीनियर या मैकेनिक इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसके पास मार्क स्टैंडर्ड होने चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बातें अभी समझ में आ रही होंगी कि एस्टिमेशन में मतलब इन चीजों की हमें क्यों जरूरत है।
क्योंकि जब तक हमें किसी जॉब का, आप बच्चों एक छोटी सी बात सोचो, अगर हमें कोई मूवी बनानी है या बॉलीवुड एक मूवी बनाता है, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमें इस एक्टर को इतने रुपए देने पड़ेंगे मूवी बनाने के लिए, वहां पे हमें ये सेट खड़ा करना पड़ेगा, इतने लोगों की गैदरिंग करनी पड़ेगी, इतनी गाड़ियां तोड़नी पड़ेगी, तो वो जब तक उनको पूरा एस्टिमेट नहीं होगा तो फिर वो मूवी कैसे बनाएंगे? ठीक है ना? तो उनके पास एक स्टैंडर्ड होंगे कि अगर एक गाड़ी टूटेगी तो समझ लो भाई 2 लाख रुपए हमारा खर्चा बढ़ गया, एक और यदि हम तोड़ देते हैं मूवी बनाने में तो 2 लाख का और खर्चा बढ़ गया, तो वो सारा उसी हिसाब से लेके चलते। ठीक है बच्चों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 223, 223 क्वेश्चन देखिए, 223वां क्वेश्चन देखना। व्हाट इज अ हैंडबुक? हैंडबुक क्या होता है? हैंडबुक एक रेफरेंस वर्क होता है। मतलब हैंडबुक हम उसको क्यों कहते हैं? हैंडबुक का मतलब ये नहीं है कि उसको हाथों में रख सकते हैं। हैंडबुक का मतलब एक ऐसी बुक है जो एक इंजीनियर के माइंड में पूरा उसका सेटअप होगा। उस इंजीनियर को पता होगा कि हमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट में कौन से मटेरियल को यूज करने से कितना खर्चा आएगा, उस मटेरियल की जगह पे अगर हम ये मटेरियल यूज करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ में भी कोई फर्क नहीं आएगा और उस मटेरियल की कीमत पहले वाले से कम है, तो कहने का मतलब उनके पास एक हैंडबुक होगी जिसमें वो सारा डाटा देखकर, पूरा उसके रेफरेंस देखकर, स्टैंडर्ड देखकर एक एस्टिमेट बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी है बच्चों, कंपनी ये चाहती है कि वो कम से कम कीमत का प्रोडक्ट बना के और उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब कंपनी ये चाहती है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदे और ज्यादा से ज्यादा कंपनी को मुनाफा हो, प्रॉफिट हो। कस्टमर ये चाहता है कि उसको कम से कम पैसे में एक रिलायबल प्रोडक्ट मिल जाए। तो इन सारी चीजों को करने के लिए कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो इन चीजों पे स्टडी करता है, एस्टिमेट बनाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 224 पे आते हैं। विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ ए रेट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द एस्टिमेशन, सॉरी। तो वो हमें करंट ईयर का चाहिए होता है। अब मान लो आज एक नट बोल्ट की कीमत 20 रुपए है, बहुत पहले उसकी कीमत 5 रुपए थी, तो बहुत पहले जो हम हमारे पास नट बोल्ट था वो तो हम लगा नहीं सकते उसमें, वो तो हमारे पास हो सकता है स्टॉक में भी ना हो। ठीक है? तो हम करंट ईयर का ही लेके चलेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 225। 225 में क्या है? ओवर एस्टिमेट क्या होता है? और 226 में है अंडर एस्टिमेट क्या होता है? ओवर एस्टिमेट क्या होता है? ओवर एस्टिमेट व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू द एक्चुअल एस्टिमेट। कहने का मतलब क्या है कि हमारी कोई जॉब 1,000 रुपये में बननी थी, ठीक है जी, और उस जॉब को बनाने के लिए हमने पहले एस्टिमेट तैयार किया। एस्टिमेट मेरा तैयार हुआ 1,200 रुपए का, लेकिन बनी वो 1,000 रुपये में, जब बाद में कॉस्टिंग की अकाउंट डिपार्टमेंट ने, तो ये ओवर एस्टिमेट है, मतलब जो ज्यादा हमने लगा दिया। ऐसे ही इसी एग्जाम्पल से वो चीज हमारी, कोई भी प्रोडक्ट हमारा 1,000 रुपये का बना, लास्ट में कॉस्टिंग जब हमने उसकी निकाली, लेकिन हमने एस्टिमेट जब बनाया था 800 रुपए का, तो 200 रुपए का कम एस्टिमेट बनाया ना, तो इसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट। ठीक है बच्चों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 देखिए। 227 क्या है? What is the term used for the method of calculating various quantities and expenditure on a particular job or process? मतलब ये वही हमें एक डेफिनेशन दे दी एस्टिमेशन की। मतलब ये पूछ रहे हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं कि हमें कितनी मात्रा चाहिए, ठीक है, उस पर कितना खर्चा आएगा। कोई भी पर्टिकुलर जॉब भी हो सकती है या कोई क्रिया भी हो सकती है। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 228। 228 में क्या है? व्हाट इज द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टिमेट? जब हम एक डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं, उसमें कोई उत्पाद बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितनी मात्रा में बनाना है। ठीक है? उसको बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। सपोज करो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी जब एक जॉब बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसका रॉ मटेरियल लेके आने में उस जॉब को बनाने की बजाय ज्यादा अधिक खर्च कर पा रही है या खर्च हो रहा है, तो वो उस कंपनी के लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें वो
चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी पब्लिशेस द शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो जो रेट्स के जो शेड्यूल है वो कौन पब्लिश करेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। जैसे हमारे पास एक कैटलॉग होता है, बुक कैटलॉग, तो उसमें सभी बुक्स का नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस लिखा होता है। वैसे ही हमारे पास एक बुक्स होती है जिसमें हर एक पार्ट का, ये पार्ट इतने रुपए का पड़ेगा, एक प्राइस कैटलॉग है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिटेल ऑफ मटेरियल्स, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज एटसेट्रा। मतलब ये सारी चीजें हमारी, इनको कहते हैं स्पेसिफिकेशन, इनको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको एक टेबल खरीद के लेके आनी है मार्केट से, ठीक है बच्चों। तो अब आप टेबल का जब एस्टिमेट लगाओगे तो उसका आप डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे लगा सकते हो? कैसे? टेबल की जो लकड़ी है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है बच्चों, उसके अंदर कौन सा मटेरियल होगा, कौन सी क्या ब्रांड होगा उसका, ठीक है, उसकी क्वालिटी का क्या ग्रेड होगा, लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है उसकी। जैसे ये तो चलो मैं एक लकड़ी का एक जो प्रोडक्ट है उसका बता रहा हूँ, वो आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिलेटेड जो कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई आयरन प्रेस हो सकती है, हीटर हो सकता है, उसका करंट वोल्टेज, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 238 देखिए, सॉरी 232, 232वां क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल, सॉरी व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, जब कंपनी कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है ना, उसका एस्टिमेट बनाते समय उसकी ड्राइंग जरूर बनाती है बच्चों, क्योंकि ड्राइंग में हमें यही नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट करना है, किस तरह की हमें वहां पे फिट्स रखनी है, किस तरह का हमें क्लियरेंस रखना है, ठीक है, हमें क्या लिमिट रखनी है, क्या टॉलरेंस रखना है मेटिंग पार्ट्स का। तो मतलब वो एक तरह से हमें, जो इंजीनियरिंग जो ड्राइंग्स होती है, एक तो हमें वहां से मटेरियल का एस्टिमेशन और एक एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, मतलब हमें आगे कार्य को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब जब तक आप ड्राइंग नहीं बनाओगे किसी भी पार्ट की जो आपको बनाना है, या कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई सिविल से रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, मैकेनिकल से, किसी भी ट्रेड से, जब तक आपको उसकी डिटेल ड्राइंग नहीं पता होगा तो आप कैसे बता पाओगे कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होने हैं, कौन कौन से पार्ट लगने हैं। तो जब आप इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखोगे तभी तो एस्टिमेट बना पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर टर्म्स ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। तो मैंने आपको बताया था, उसको हम हैंडबुक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 234, 234 क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेट ऑफ वर्क। तो एस्टिमेट वर्क से क्या रिलेटेड है यहाँ पे रिलेटेड है बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट क्या होती है। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे टोटल कॉस्ट क्या होगी, आप कच्चा माल कितने का खरीदोगे, मशीनों में जब उसको बनाओगे तब कितना खर्चा आएगा, और इसमें और भी कॉस्ट ऐड होती है, लेबर कॉस्ट क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। तो फिलहाल इन चारों ऑप्शन के हिसाब से हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, रॉ मटेरियल एंड मशीनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 236 में है, हु प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। एक एस्टिमेटर ही एस्टिमेशन की कॉस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन सीट। ठीक है, तो मतलब जब कोई भी हमें मशीनिंग प्रोसेस करना है तो उसमें वो किस चीज का एस्टिमेट बनाएगा इंजीनियर, तो वो बनाएंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट। फिलहाल जो ये ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या रहेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 238, 238वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। मतलब जब हम कोई इलेक्ट्रिकल का कोई डोमेस्टिक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं तो उसमें जो एल्यूमिनियम की वायर होती है उसका कितना साइज कंसीडर करते हैं एस्टिमेट करने के लिए, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल एरिया ऑफ कंडक्टर अंडरग्राउंड केबल। यूजी मीन्स अंडरग्राउंड केबल फॉर 3.5 कोर्स केबल।
तो उसके लिए हमारा कितना हम कंसिडर करते हैं साइज, 50 स्क्वायर मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 240वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच वन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। कौन सा होगा, डिटेल्ड एस्टिमेट तो होगा रिलायबल, मतलब जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा एस्टिमेट जो हमारा लगभग कॉस्टिंग के आसपास ही घूमता रहेगा, तो वो कौन सा एस्टिमेट रहेगा, डिटेल्ड एस्टिमेट। नेक्स्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, विच आईई रूल्स आर टू बी वेरीफाइड ऑन कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन एनी न्यू इंस्टॉलेशन। तो वो रूल होता है हमारा आईई रूल 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 242। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 242? व्हाट डिस्क्राइब द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन फॉर द आइटम ऑफ वर्क। आपको बताया था मैंने, उसमें सब कुछ होता है डिटेल्ड में, कैसी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा चाहिए, कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, वर्कमैनशिप और मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। मतलब ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी या शुद्धि है जिसको हम कास्ट आयरन में मिला मिला देते हैं और उससे वो हार्ड और ब्रिटल हो जाते हैं, तो वो इम्प्योरिटी कौन सी है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 244। व्हाट केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिकेशन इज गुड या बेटर या गुड अदर देन जनरल स्पेसिफिकेशन। तो कौन सा स्पेसिफिकेशन अच्छा रहता है हमारे लिए डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, क्योंकि एस्टिमेट भी जो बनाते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकेशन यदि हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बनाएंगे तो वो भी अच्छी रहेगी। स्पेसिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उसकी हमें स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, उसका साइज, उसकी क्वालिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 246। 246 जो क्वेश्चन है मेरा, ये ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से रिलेटेड है। एक्चुअली बच्चों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये इंजीनियरिंग ट्रेड में सेकेंड ईयर में आईटीआई में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब आप लोगों को पता ही है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो सिलेबस है वो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कॉमन है। वो चाहे आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर हो, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो, तो ये जो चैप्टर है ये सभी ट्रेडों के लिए एक कॉमन चैप्टर है। तो हो सकता है सिविल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है वो आपका मतलब इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ट्रेड से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा है अभी कि परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ए गुड बिल्डिंग स्टोन कितना होता है, 5% से कम। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन तो इंजीनियरिंग फील्ड का कोई भी काम हो, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित हो, एस्टिमेशन तो सभी में होता है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रबर बिटवीन 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। अब वो न्यूमेरिकल ध्यान से समझने आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248 में क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ आयरन बॉल। एक आयरन बॉल का वेट बताना है, हैज वॉल्यूम उसकी है, आयतन कितना है, आयतन है उसका 250 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब उसका घनत्व जो है वो है 7.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बताना क्या है हमें, उसका वेट बताना है, उसका हमें भार बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो घनत्व का, ये फॉर्मूला मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आने वाले न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल रहेगा, सहायता करेगा सभी की। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों भार बटे आयतन। ठीक है, यानी कि डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे भार निकालना है, आर पार गुना कर दूंगा, मुझे वेट निकालना है, आर पार गुना कर देते हैं, तो उस वस्तु का जो वेट है वो वेट हमारा आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो घनत्व कितना है, उसका घनत्व है 7.5 और उसका जो आयतन है वो है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर।
लेकिन एक बार उनकी यूनिट्स को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। सेम इन सेंस अगर इसमें सेंटीमीटर है तो वहां पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 0, 25×125 हासिल 12, 25×175, 175 और 12 रहेगा आपका 187। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो उसका वेट जो है कितना आ जाएगा 1875 ग्राम। ठीक है बच्चों। वो आप सॉरी, ध्यान रखना है, हो सकता है वो किलोग्राम में भी हो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 249 देखिए। क्वेश्चन नंबर 249 क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक? एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कास्ट आयरन का, उसकी डायमेंशंस आपको ये दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो उसका वेट बताना है। देखो, अभी अभी मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो हमने वेट बताना है। अब वेट बताना है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, हर बार गुणा करनी है। डेंसिटी हमारे पास है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हम यहां से निकाल लेते हैं उसकी ब्लॉक। ठीक है, वो ब्लॉक एक्चुअली हमारा एक क्यूबॉइड है। वो ब्लॉक जो है वो क्या है, हमारा एक क्यूबॉइड है, जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 250 मिलीमीटर, 20 सॉरी सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, पहले तो इसकी निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में मतलब इनको तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 अठे 160, 160 की और 250 की गुणा करेंगे। 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। मतलब ये मेरा वॉल्यूम आ गई 40,000 घन सेंटीमीटर। उसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से हम आर पार गुना करके वेट निकाल लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसका आंसर जो है वो किलोग्राम में है, तो उस ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लें। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 250। 250 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। वैसे टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट पूछी है, मेकिंग द कंपोनेंट ऑफ 8, तो उसमें ड्रिल होल करने हैं। ऐसे कोई मतलब सीट है हमारी 8, तो उसमें करने हैं ड्रिल होल। एक होल का डायमीटर 10 mm है। 4 उसमें M6 टैप की सहायता से प्लेट में टैप करने हैं। टैप एक्चुअली क्या करती है? टैप हमारे इंटरनल डायमीटर सॉरी इंटरनल थ्रेड काटने के काम आती है किसी भी होल में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 4 नंबर। खर्चा क्या बता रहा है कि मतलब ये एक एस्टिमेशन ही तो है। इस पार्ट पे इस प्रोसेस में इतना खर्चा है, तो हम टोटल एस्टिमेट तभी तो निकालेंगे जब हमें छोटे छोटे प्रोसेस का, छोटे छोटे पार्ट्स का पता होगा। तो 8 रुपए का खर्चा है एक ड्रिल होल में। तो देखो ये होल है हमारे 8। ठीक है जी, तो 8 जो है 8 8 64। ठीक है जी, और उसके बाद जो 12 रुपये है खर्चा हमारा एक टैप का, तो 12 चौक 48, 8 और 4 12, हासिल 1 7 और 4 11। आंसर तो हमारा 112 ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्होंने ये जो टैप है यहाँ पे जो ये डायमीटर वगैरह है, इसका बिल्कुल वॉल्यूम वगैरह देके इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 251 देखिए क्या है। 251, 251 है, एस्टिमेशन बताना है एक मिलिंग कॉस्ट का। मतलब मिलिंग एक ऑपरेशन होता है मैकेनिकल ट्रेड के अंदर, मिलिंग मशीन होती है। टर्नर और मशीनिस्ट वाले बच्चे को अच्छी तरीके से जानते होंगे, या जिनकी मैकेनिकल ट्रेड है उनको भी पता है। तो मिलिंग मतलब ऑपरेशन करना है, मिलिंग कॉस्ट निकालनी है, उसका एस्टिमेशन निकालना है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है, ये उसकी डायमेंशन लिखी हुई है 100, 80 और 60 मिलीमीटर में। इफ द कॉस्ट ऑफ द मिलिंग, जो मिलिंग की कॉस्ट है वो एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे 2 रुपये है, तो पहले तो बच्चों इसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारा चारों तरफ का। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें कितने हैं, कितने फेस है? 6 फेस है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और हमें पता है जो क्यूबॉइड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ
ठीक है, ये आपको सपोज करो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद, और ध्यान देना एक बात पे, वो सारा कुछ मिलीमीटर में है, और यहाँ पे जो उसका मिलिंग रेट है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में है। चलो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। देखो बच्चों, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। 2 इंटू लेंथ है उसकी 100, ब्रेड्थ कितनी है 80, प्लस, अब ब्रेड्थ 80 है, मतलब चौड़ाई उसकी 80 मिलीमीटर है, और हाइट कितनी है 60, प्लस, अब उसकी जो हाइट है वो कितनी है 60, और उसकी लेंथ कितनी है 100। 2 इंटू ये 8000 प्लस 4800 प्लस 6000, ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 800, 18 800। लेकिन ये मेरा जो एरिया है बच्चों किस में आया है, मिलीमीटर क्यूब में। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे 100, तो इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो टोटल एरिया है, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 हासिल, 1 2 एकम 2 और 1 3, तो मेरा जो एरिया है इसका आया है 276 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग सेंटीमीटर पे खर्च है 2 रुपये, 276 पे कितना हुआ, 276 की और 2 की गुणा कर देंगे, हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 6 12, 214 और 1 15 हासिल है, 2 3 6 और 1 7, तो इस पे टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी 752 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 253, सॉरी 252। 252 में क्या है, हमें टोटल वाटेज बताना है किसी भी रूम का। देखो, दो ट्यूब लाइट तो है 50 वाट की, ठीक है जी, तो 50 वाट की कितनी ट्यूब लाइट है, दो, तो टोटल वाटेज कितना हो गया 100 वाट, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की और 2 की गुना कर देंगे। दो फैन है 80 वाट के, तो 8 दूनी 16, 160 वाट ये हो गया। उसके बाद दो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है हमारे 60 वाट के, यानी कि 60 वाट के दो पॉइंट है, तो 6 दूनी 12, 120 वाट ये हो गया। वन फैन पॉइंट 60 वाट, मतलब एक हमारा फैन का पॉइंट है 60 वाट का, 60 वाट हो गया हमारा ये। एंड थ्री पिन सॉकेट, उसकी कितनी वाटेज है 100, तो एक हमारी सॉकेट है 100 वाट की। ठीक है बच्चों, इसको टोटल ऐड कर देते हैं, 100 और 100 200, 360, 360 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, 200, 200 और 160, 360, 360 में 120 जोड़ेंगे 480, 480 में जब 60 जोड़ेंगे तो हमारा टोटल वाटेज कितना आ जाएगा 540 वाट आ। ठीक है बच्चों, तो ये सारे एस्टिमेशन के क्वेश्चन है हमारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 253। 253 में क्या है, व्हाट इज द टोटल लेबर चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर वायरिंग वर्क कंप्लीटेड इन 2 days बाय वन इलेक्ट्रीशियन एंड वन हेल्पर। इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक दिन में 800 रुपये लेता है, और हेल्पर लेता है 400 रुपये। देखो, कोई भी एक काम था, उस काम में, मतलब ये भी तो एक एस्टिमेट है, अगर हमें हमारे घरों में इलेक्ट्रीशियन का कोई वर्क कराना है तो हम उसका एस्टिमेट ऐसे लगा सकते हैं, भी टोटल लेबर चार्ज निकालना है। कोई हमारा एक वायरिंग का वर्क था, वो होना था 2 दिन में पूरा, इलेक्ट्रीशियन एक दिन में ले रहा है 800 रुपये, 2 दिन में कितने रुपए लेके जाएगा वो 1600 रुपये। जो हेल्पर है उसके साथ, वो एक एक दिन के लेते हैं 400 रुपये, 2 दिन के कितने लेगा 800 रुपये, तो टोटल खर्चा हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 2400 रुपये। ठीक है, क्लियर है, तो टोटल खर्चा जो है हमारा वो 2400 रुपये आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 253, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 254। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्लासरूम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक क्लासरूम है हमारा, उसको हमने पेंटिंग करना है इंक्लूडिंग सीलिंग, जो छतों पे सीलिंग होती है उसको भी इंक्लूड करना है। साइज क्या दे रखा है, सीलिंग का जो साइज है ना वो दे रखा है इस तरह से। ये मान लो सपोज करो हमारी सीलिंग होनी है बच्चों छत पे, ठीक है, इसका जो साइज है वो दे रखा है 6 मीटर
5 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, तो पेंटिंग और लेबर की 1 स्क्वायर मीटर पे खर्च कितना है, 150 रुपये। तो टोटल खर्चा कितना आएगा? देखो ये ऊपर हमारी छत है, ऊपर हमारी क्या है, छत। तो ये जो ऊपर वाला टॉप पोर्शन है ये तो छत के साथ ही अटैच है, बाकी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें एक बार, एक ये फेस, एक इसके अपोजिट 2, एक ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं 3, एक इसकी बैक साइड में 4, और एक जो सबसे नीचे सरफेस है, तो टोटल सतह कितनी बनी, 5। तो हमें इन पांचों का एरिया निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसको, इसका चारों तरफ का एरिया निकाल लेते हैं। चारों तरफ का एरिया या फिर एक 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, मतलब ये इस सीलिंग का, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो हमारे पास एक क्यूबॉइड होता है ये उसका चारों तरफ का आ जाएगा एरिया। ठीक है, लेंथ इसकी 6 है, एल, ब्रेथ इसकी चौड़ाई 5 है, और ऊंचाई इसकी मोटाई गहराई, लेकिन इस केस में हम मोटाई ही कहेंगे, तो उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो 2 गुना में लंबाई कितनी है, 6, 6 और 5 11, और उसकी ऊंचाई है बच्चों 4। तो 11 दूनी 22, 22 चौके 88। ठीक है जी, 88। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 88 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो ये सीलिंग है, इसका जो नीचे वाला जो सतह है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो एक आयत है 6 गुना 5 का। तो 6 गुना 5 कितना होगा, 30। कहने का मतलब टोटल एरिया जो है हमारा वो आ गया बच्चों 8, 8 और 3 11, 118 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 स्क्वायर मीटर पे खर्चा कितना है, 150 रुपये है। 118 पे कितना होगा, 118 की और 150 की गुणा कर देते हैं, 0, 15 8 120 हासिल 12, 15 कम 15 और 12 27 हासिल 2, 15 कम 15 और 2 17। तो कितना खर्चा आएगा, टोटल 17,700 रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो वर्क होते हैं, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम उसमें अपने घर का, हमें कोई भी इलेक्ट्रिशियन का वर्क कराना है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी कराना है, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसका हम एस्टिमेट कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हमें डिटेल्ड पता होना चाहिए, तभी हम एक डिटेल्ड एस्टिमेट बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट बतानी है, असेंबल 10 पर्सनल कंप्यूटर, मतलब 10 पीसीज को हमें असेंबल करना है। उसमें क्या क्या है, उसमें स्पेयर कॉस्ट एज गिवन 1 सिस्टम, मतलब एक सिस्टम पे कितना खर्चा आता है। अगर हम 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क खरीदते हैं वो हमारी बनती है 4500 रुपए की। ठीक है जी, उसके बाद इंटेल i3 मदरबोर्ड जो है वो हमारा पड़ता है 7000 रुपये का। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक एसएमपीएस कितने रुपए का है हमारा, 2500 रुपये का। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक मॉनिटर जो है वो मॉनिटर है हमारा 6000 रुपये का। कीबोर्ड कितने का है हमारा, 1000 रुपये का। और लास्ट में अदर मटेरियल कॉस्ट, जिसमें स्विच है, यूएसबी केबल है, या कुछ और एसेसरीज है, वो हमारी पड़ती है 6500 रुपये की। इसका टोटल करके एक कंप्यूटर का खर्चा आ जाएगा, उसको हम 10 से गुना करके टोटल एस्टिमेट निकाल सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमने कितने बनाने हैं, ऐसे 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 256। 256 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ए हाउस कंस्ट्रक्शन। देखो अभी ये सिविल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, भाई हमें एक मतलब घर बनाना है, घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, निर्माण करना है, तो कितना आएगा। एरिया, एरिया हमें दे दिया 3000 स्क्वायर फीट का, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 1 स्क्वायर फीट की कितनी है, 2000 रुपये है। तो 3000 की कितनी होगी, 3000 की और 2000 की गुना कर देंगे, तो वहां से हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर। हमें एयर कंडीशनर लगाने हैं, एसी लगाने हैं एक कॉलेज के अंदर, 40 तो क्लासरूम है, और ईच 1 एयर कंडीशनर, मतलब 40 क्लासरूम है और एक में हमें एक एयर कंडीशनर लगाना है। तो क्लासरूम में कितने लग गए, 40। कंप्यूटर लैब में 5, कंप्यूटर लैब में लगेंगे 5 एयर कंडीशनर। ठीक है बच्चों, उसके बाद एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल 5 एयर कंडीशनर, तो जो कॉन्फ्रेंस हॉल है 5 उसमें लगेंगे हमारे। ठीक है जी, तो टोटल एयर कंडीशनर कितने लग गए, 50।
अब एक एयर कंडीशनर का खर्चा कितना है? कॉस्ट ऑफ वन एयर कंडीशनर है 30,000 रुपये, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने सहित जो टोटल खर्चा है एक एयर कंडीशनर का 30,000 रुपये है। तो 50 का कितना होगा? तो बहुत ईजी है, 30,000 और 50 की गुना करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं और आंसर हमारा वहां से आएगा 15 लाख। ठीक है जी, आंसर कितना होगा हमारा? 15 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 258। 258 जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है या स्टेटमेंट में अधूरी सूचना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 259 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस मॉड्यूल का, और ये क्वेश्चन आपके आगामी जो परीक्षाएं होंगी वहां पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्ज? लेबर चार्ज की हमें एस्टिमेट बनाना है। मेकिंग इनसाइड स्क्वायर, ये एक इनसाइड स्क्वायर बनाना है, या फिर ये समझ लो कि हमें एक स्क्वायर जो है ना कुआं खोदना है। कुछ भी है, कोई भी और कोई भी जॉब हो सकती है, वो सीट मेटल की भी जॉब हो सकती है, 30 बाई 30 मिलीमीटर का। और ये बता दिया कि 500 रुपए का खर्च आता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने में। ठीक है, पहले तो हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया हो जाएगा 30 × 30, 900 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन इस 900 को हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है। तो इसको 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सॉरी, 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको इसलिए 100 से भाग दे दिया, तो मतलब हमारा एरिया कितना बन गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना हो रहा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च, उस पे खर्च हो रहा है बच्चों हमारा 500 रुपये। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर खर्च होगा, उससे कम होगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमने बताना कितने पे, हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना है? 9। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा? 500/10 गुणा में 9, जीरो से जीरो कट गया, 450 रुपये। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसमें? 450 रुपये। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में बताए गए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करना है बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखना है। और इसके अलावा आपकी जो बुक्स हैं या फिर और कुछ आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट को पढ़ना है बार बार, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।